सहारा प्रणाम। हमारे इस खास कार्यक्रम दंगल में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूं झांसी में। उत्तर प्रदेश में चुनावी फिजाएं देखने को मिलने लगी हैं। बुंदेलखंड में भी चुनावी रंग चढ़ने लग गया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं झांसी में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोग। हम उनसे बात कर लेते हैं कि बुंदेलखंड में क्या मुख्य मुद्दे चुनाव में होने वाले हैं। शुरुआत करते हैं आचार्य हरिओम पाठक से, महानगर धर्माचार्य हैं। आचार्य जी, क्या मुख्य मुद्दा रहने वाला है आपकी दृष्टि से? जी, पहले तो मैं सहारा समय के दर्शकों को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। धन्यवाद धर्मेंद्र जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। बुंदेलखंड में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और मुख्य मुद्दा बनने वाला है यहाँ का पर्यटन। यहाँ ओरछा है, यहाँ इतने किले हैं, तालाब हैं, महल हैं। झांसी जनपद के आसपास इतना ज़्यादा पुरातत्वीय क्षेत्र है जहाँ अपार संभावनाएं हैं पर्यटन की, और करोड़ों रुपया उससे सरकार को और आम जनता को प्राप्त हो सकता है। इसलिए यदि यहाँ सरकार हवाई अड्डा बना देती है, हवाई जहाज यहाँ इंटरनेशनल हवाई अड्डा बन जाए, हवाई अड्डा लोकल नहीं चाहिए, यहाँ इंटरनेशनल हवाई अड्डे की ज़रूरत है, और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ यदि बना देती है सरकार, तो यहाँ विकास में बहुत बड़ा योगदान होगा और पूरे विश्व में पर्यटन की बहुत बड़ी संभावनाएं झांसी को, झांसी के आसपास के क्षेत्र को, पूरे बुंदेलखंड को प्राप्त होने वाली हैं। आचार्य जी, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की मांग कर रहे हैं, पर्यटन तभी बुंदेलखंड में, झांसी में बढ़ेगा। देवप्रिया उक्सा हैं, महिला सशक्तिकरण को लेकर काम कर रही हैं यहाँ पर, और क्या मानती हैं बुंदेलखंड में किस तरीके से महिलाओं के लिए काम होना चाहिए? बिल्कुल, धन्यवाद प्रश्न के लिए। जैसे आपने कहा कि महिलाओं के लिए क्या काम होना चाहिए, तो सबसे पहला अगर हम अपनी जनसंख्या को देखते हैं तो 52-48 का प्रोपोर्शन है हमारा। हम 48 हैं, बाकी हमारे पुरुष वर्ग 52% है। लेकिन अगर शिक्षा के उस पर देखा जाए तो आज भी महिला उस प्रकार से शिक्षित नहीं है। तो मैं सबसे पहले सरकार से कहना चाहूँगी कि इस बार का मुद्दा वो बनाएं शिक्षा को, क्योंकि जब बच्चे शिक्षित होंगे, महिलाएं शिक्षित होंगी, परिवर्तन आएगा। क्योंकि शिक्षित महिलाएं ही स्वावलंबी महिला बन सकती है। स्वावलंबन तभी आ सकता है, स्किल डेवलपमेंट को डेवलप करिए, यहाँ पर रोजगार लेकर आइए। महिलाओं के पास काम नहीं है, जब दोनों पुरुष और महिला एक फैमिली में से काम करने निकलती हैं तो उनका स्तर अपने आप बढ़ेगा। तो अगर हमें अपना समाज का स्तर बढ़ाना है तो दोनों लोगों को काम करना पड़ेगा, यही एक बड़ा मुद्दा है। महिलाओं की लिए शिक्षा को सर्वोपरि बता रही हैं देवप्रिया जी। जितेंद्र तिवारी हैं, शिक्षा जगत से भी जुड़े हैं, और स्वास्थ्य को लेकर बड़ा मूवमेंट इन्होंने, स्वच्छता को लेकर बड़ा मूवमेंट झांसी में चलाया है। देवप्रिया जी बता रही थी कि शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन जो नीतियां हैं वो तो बड़ी मुश्किल हैं। एजुकेशन लोन भी बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो फिर कैसे बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा? देखिए, जैसे देवप्रिया उक्सा जी ने कहा कि शिक्षा बहुत जरूरी है, निश्चित तौर पर बुंदेलखंड शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा है। अब कैसे ये पिछड़ापन हमारा दूर होगा, तो मैं बता दूं कि चूंकि हमारा बुंदेलखंड का एक छात्र जिसकी पढ़ाई प्रारंभ से ही हमें अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही, अच्छे कॉन्वेंट स्कूल नहीं है, या जो है भी तो वो बहुत महंगे हैं, तो मैं समझता हूं कि जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें हम स्टार्टिंग से ही पीछे रह जाते हैं बुंदेलखंड में। तो मेरा मानना यह है कि एक तो सरकारी तकनीकी शिक्षण संस्थान, चिकित्सीय शिक्षण संस्थान सब झांसी में खुलना चाहिए, और उनकी जो परीक्षा है, जैसे अभी झांसी में एक मेडिकल कॉलेज MBBS छात्रों के लिए है, लेकिन उसकी परीक्षा राष्ट्रीय स्तर पर होती है, तो हमारा झांसी का, बुंदेलखंड का छात्र बहुत पीछे रह जाता है। और बड़े बड़े महानगरों के छात्र जो बचपन से ही बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानों में शिक्षा प्राप्त कर रहे होते हैं, कंपटीशन की कोचिंग कर रहे होते हैं, वो यहाँ पर एडमिशन पा जाते हैं। तो हमारा मानना यह है कि जो भी तकनीकी और चिकित्सीय शिक्षण संस्थान खुले, उसका एक अलग बोर्ड बुंदेलखंड का बने, जिसमें बुंदेलखंड के छात्रों का कंपटीशन हमारा आपस में हो। ये 10, 12, 20 जो जिले हैं उनके हमारे बीच में जो कंपटीशन होगा, तब हमें अच्छी शिक्षा मिल पाएगी। और अभी तकनीकी शिक्षण संस्थान बहुत खुल रहे हैं, लेकिन वो प्राइवेट हैं, तो उतनी फीस बुंदेलखंड के पिछड़े लोग नहीं दे सक रहे, इसलिए हम लोग बहुत पीछे हैं। सरकारी संस्थानों की बहुत जरूरत है इधर, जो तिवारी जी कह रहे हैं। मेरा एक मानना और है कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसके लिए भी, जैसे उत्तर प्रदेश स्तर पर जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं,
तो उनके मुख्यालय लखनऊ और इलाहाबाद में होते हैं। तो हमारा कंपटीशन, हमारे बेरोजगार का कंपटीशन जो बगैर कोचिंग संस्थान के इलाहाबाद के छात्र से लड़ता है, लखनऊ के छात्र से लड़ता है, तो हम उस प्रतियोगी परीक्षा में आगे नहीं बढ़ पाते, हमें सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती। इसलिए मेरा मानना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं का भी एक बुंदेलखंड का अलग बोर्ड का गठन होना चाहिए। यदि वास्तव में आप बुंदेलखंड को आगे बढ़ाना चाहते हैं, झांसी जैसे पिछड़े क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये दो काम मूलभूत हैं और उनकी बहुत आवश्यकता है। संचित मल्होत्रा, यदि एजुकेशन मिल भी गई लोगों को तो रोजगार नहीं है इधर, क्या क्या करना चाहिए सरकार को या प्रतिनिधियों को? एजुकेशन है बट रोजगार नहीं है। इसका सबसे बड़ा एक जो मैंने अनुभव किया है कि एक प्रॉपर स्किल सेट नहीं मिल पा रहा है यहाँ पर यूथ को, और 65% एजुकेटेड लोग भी आज तक अनएम्प्लॉयड हैं। जो एम्प्लॉयर्स हैं, अगर उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं कि जिस हिसाब से, जिस क्वालिटी से उनको काम मिलना चाहिए, वो आज का यूथ नहीं दे पा रहा है। तो इसका सबसे बड़ा एक जो कमी नज़र आ रही है वो यही है कि जो प्रॉपर स्किल सेट, जैसे प्रधानमंत्री जी ने स्किल इंडिया करके एक प्रोजेक्ट चलाया है, एक योजना चलाई है, उसमें लोगों को स्किल किया जा रहा है, लेकिन वो सर्टिफिकेट जहां वो लगाना चाह रहे हैं वहां पर वो प्रॉपर स्किल की वो मान्यता नहीं जानी जा रही है। जैसे कि इन्फोसिस चलाती है, तो इन्फोसिस अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम फिर चलाती है एजुकेशन होने के बाद। भार्गव जी, दरअसल जितनी भी अभी समस्याएं आई, जैसे जीतिन जी ने कहा कि हमें कंपटीशन जैसे मल्होत्रा जी ने कहा, इन सब का इलाज, सारी बीमारियों का एक ही इलाज है, पृथक बुंदेलखंड राज्य। चाहे पर्यटन का हो, आपको पर्यटन के बारे में मैं बता दूं कि पर्यटन, जो विश्व का पर्यटक आता है, बरसात में हिंदुस्तान में आना बंद कर देता, क्योंकि पहाड़ खिसकते हैं, पहाड़ों पे जाता है। केरला में बारिश ज्यादा होती, केवल बुंदेलखंड एक ऐसी जगह है कि इसे इंद्र की नगरी कहा जाता है। बरसात में अगर कोई क्षेत्र सबसे खूबसूरत होता तो बुंदेलखंड होता है। यहाँ पर्यटकों को आकर्षित तभी किया जा सकता है तब बुंदेलखंड राज्य बने, उसका प्रचार प्रसार हो पर्यटन क्षेत्रों का। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, यहाँ की बेरोजगारी, यहाँ का पलायन, यहाँ की शिक्षा, यहाँ की भुखमरी, यहाँ की जल समस्या, इन सब के लिए एक ही इलाज है बुंदेलखंड राज्य, जो सरकार मानती है। सरकार ने माना है। हमारी उमा भारती जी यहाँ से जब सांसद का 2014 में इलेक्शन लड़ी तो उन्होंने मन से कहा था कि अगर केंद्र में हमारी सरकार आती है तो 3 साल के अंदर बुंदेलखंड पृथक राज्य बना दिया जाएगा, जिससे यहाँ की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी उनके समक्ष थे, उन्होंने भी इस पर सहमति जताई। अब सरकार का ये नीति समझ में नहीं आ रही है कि बुंदेलखंड बनाना क्यों नहीं चाहता, इसका कारण एक ये है। तो 100 बीमारियों का एक इलाज बुंदेलखंड राज्य मानते हैं दिनेश भार्गव जी। यहाँ का जो स्थानीय कलाकार है उसको वो प्रसिद्धि नहीं मिल पा रही है। आरिफ जी, इस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई किसी को नहीं बढ़ा सकता, जिसमें आग होती है वही बढ़ता है आगे। तो क्योंकि मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही, मंजिल की राह गुजर पे मेरा कारवां तो है। तो जब आप लक्ष्य के प्रति बढ़ने लगते हैं तो लक्ष्य अपने आप आपके करीब आता जाता है। मैं झांसी की बता दूं, झांसी में बहुत सारी शूटिंग हुई है, चाहे रावण हो, रावण हमारे यहीं लोहर गांव है चिरगांव के पास, वहां पर उसकी शूटिंग हुई थी। अभी पिछले दिनों 1.5 बीघा जमीन यहाँ पर शूट हुई है। यहाँ एक माहौल तो बन रहा है, स्थानीय प्रतिभाओं के लिए भी माहौल बन रहा है। और हम लोग तो हमेशा यहाँ पर निःशुल्क कार्यशाला करते आए हैं बच्चों को सिखाने के लिए। बहुत सारे लोग हमारे मुंबई में जाकर काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। तो यहाँ का जो सौहार्द का वातावरण है वो बना हुआ है। बस जनप्रतिनिधि जो हमारे हैं उनसे मुझे थोड़ी वो रहा है कि जहाँ चाहे पार्षद हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, वो कलाकारों को उतनी तवज्जो नहीं देते हैं। कि न देने का कारण उनमें घमंड और गुरूर ज्यादा मुझे दिखाई देता है, अपेक्षाकृत उनमें लचीलापन कम है। अगर वो लचीलापन लाके अपनी कला की कद्र करेंगे तो कला की कद्र करने वाला जिला हो चाहे नगर हो वही तरक्की करता है। जो कला का सम्मान नहीं करता, राष्ट्र वो मृत प्राय होता है। इसीलिए अगर अपने को जीवंत बनाना है और संस्कारों और संस्कृति को जीवंत बनाना है तो कला की
इज्जत करना चाहिए, कला का सम्मान करना चाहिए। हम बढ़े तो हिंदुस्तान बढ़े, तो फिर सम्मान बढ़े। खुली आंखों से एक सपना देखा था कि हिंदुस्तान के कोने कोने में हर बच्चे को बेहतर से बेहतर शिक्षा का जरिया मिले। हिंदुस्तान बढ़े तो फिर सम्मान बढ़े। इस खूबसूरत सपने को हकीकत में लाने के लिए सारा इंडिया परिवार एडेन गुरु के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में उत्तम शिक्षा पहुंचाने का संकल्प ले रहा है। एडेन गुरु जल्द आ रहा है सिर्फ सहारा न्यूज नेटवर्क पर। हमसे संपर्क करने के लिए टोल फ्री नंबर पर कॉल करें 1800-891-2868 या लॉग इन करें www.edenguru.com। एडेन गुरु भारत का सबसे बड़ा डिजिटल एजुकेशन यूनिवर्सिटी। हिंदुस्तान बढ़े। ब्रेक के बाद दंगल में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे झांसी के विकास की, बुंदेलखंड के विकास की। हमारे साथ में मौजूद हैं व्यापारियों के बड़े नेता, बुंदेलखंड में व्यापारियों की आवाज माने जाते हैं, संजय पटवारी जी। संजय जी, कोविड के टाइम में पूरा देश इनफैक्ट दो चार हुआ, सबने परेशानियां झेली, लेकिन खासकर बुंदेलखंड के जो व्यापारी हैं उनको ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। देखिए धर्मेंद्र जी, मैं आपको बता दूं कि व्यापारी समाज क्या है। कौन कहता है कि मैं बुज़दिल हूँ, कमजोर हूँ? कौन कहता है मैं बुज़दिल हूँ, कमजोर हूँ? कौन कहता है मैं मुनाफाखोर और चोर हूँ? मेरे उजले दामन पर दाग लगाने वालों, मैं देश का निर्माता, इस देश की तकदीर हूँ। ये व्यापारी समाज है। इस देश के निर्माण में उसकी भूमिका क्या हो सकती है वो स्वयं तय करता है। जहाँ तक आप कोविड की बात कर रहे हैं, पूरे देश में कोविड के समय जब लोग, गरीब लोग भूखमरी की कगार पर थे, उनके लिए भोजन नहीं था, पूरे देश में 65,000 कम्युनिटी किचन हमारे व्यापारी समाज ने इस देश में चलाए और लोगों तक जहां कोई नहीं पहुंच रहा था, अपने घरों से खाना बनाकर या भंडारे का लंगर एक स्थापित करके उन्होंने लोगों तक खाना पहुंचाया है। इस देश में जीडीपी में 45% का योगदान हमारा है। जहाँ तक आप राजस्व की बात करोगे तो 68% का इस देश में राजस्व खजाने भरने का काम व्यापारी समाज कर रहा है। 77% रोजगार की अगर बात करो, कृषि के बाद अगर रोजगार देने की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा व्यापारी समाज इस देश में रोजगार देता है। सरकारी नौकरियां तो उन्हें मिलती है जो पढ़े लिखे होते हैं, डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, ये हाईली क्वालिफाइड होते हैं। इस देश के निचले तबके को रोजगार देने का काम कोई करता है तो व्यापारी समाज करता हो। कोई कम पढ़ा लिखा हो, बिना पढ़ा लिखा हो, अपाहिज हो, उन्हें भी नौकरी देकर उनके परिवार को चलाने का काम व्यापारी समाज करता। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे अगर कहीं कोई निर्माण होता है तो सबसे पहला योगदान व्यापारी समाज का होता है। तो निश्चित ही व्यापारी समाज इस देश में और खासतौर से बुंदेलखंड में लगातार अपने देश के लिए, बुंदेलखंड के लिए विकास कर रहा है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि सरकार उतना तवज्जो इस देश के 8 करोड़ व्यापारियों को नहीं दे रही है जितना देना चाहिए। 2017 में जब जीएसटी लगा, हम लोगों ने स्वागत किया। सरकार ने कहा एक देश, एक टैक्स, एक कर। लेकिन आज 4 साल होने के बावजूद भी सरकार ने उस जीएसटी में जो सरकार उस सदन में लाई थी, उसके बाद 1000 से ज़्यादा उसमें वो संशोधन कर चुकी है। देश
कि निर्माण में अगर हमारे व्यापारी समाज का काम है, तो अब सरकार को ये सोचना चाहिए कि हम व्यापारी समाज को क्या दे सकते हैं। हमारी सरकार से मांग है, इस बुंदेलखंड के व्यापारियों की सरकार से मांग है कि व्यापारी आयोग का गठन किया जाए, जिसमें व्यापारिक समस्याओं का समाधान हो सके। विधान परिषद में व्यापारी समाज का प्रतिनिधित्व हो और जीएसटी के सरलीकरण की अगर बात होगी तो निश्चित ही व्यापारियों का झुकाव इस देश के जो पॉलिटिकल पार्टी है, देश के को जो आगे चलाने वाले हैं उनकी तरफ होगा। हम लोगों का कहना भी है कि जो व्यापार हित की बात करेगा वही व्यापारियों के वोट बैंक पर राज करेगा। अब इस देश का व्यापारी एकत्रित हो गए हैं, उनका वोट बैंक 8 करोड़ के रूप में पूरे देश में विकसित हो चुका है। अब हम लोग तय करेंगे कि सरकार किसकी बनना है और कैसे बनना है। पटवारी जी बता रहे थे कि जीएसटी की जो विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों को सरकार को दूर करना चाहिए। सामाजिक सरोकारों से जुड़े राजेश साहू हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश जी, कैसे डेवलपमेंट होगा बुंदेलखंड का? बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बहे तो झांसी वाली रानी थी। एक महिला जो कि देश नहीं विश्व में उसने ये बता दिया कि महिला किसी से कमजोर नहीं है। आज उसके बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। उसके बावजूद भी सरकारों ने कहें या राजनीतिक पार्टियों ने कहें, ना तो झांसी में और ना ही कहीं बुंदेलखंड में उतना उनको तवज्जो दी, उनका आदर सम्मान भी नहीं दिया। मेरा आपके माध्यम से चुनाव आयोग से भी, सरकारों से भी और खासतौर से राजनीतिक पार्टियों से भी ये निवेदन है और मांग है कि कम से कम झांसी की सीट तो उनको आरक्षित करनी चाहिए महिलाओं के लिए, जिससे कि यहाँ की महिलाएं जो दबी कुचली हैं या जो कहें पिछड़ी हैं, यहाँ पे बुंदेलखंड एक पिछड़ा राज्य है, पिछड़ा क्षेत्र है, तो उनको एक सम्मान मिल सके। आपके माध्यम से मैं ये बात कहना चाहता हूँ। रजनी गुप्ता जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, महिलाओं के लिए कई सारे कार्य कर रही है। कितना जरूरी मानती है राजनीतिक भागीदारी महिलाओं की? राजनीतिक भागीदारी महिलाओं की जरूरी है, क्योंकि हम समाज में, देश में सभी जगह बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण की। और महिला सशक्तिकरण के लिए सबसे पहले जरूरी है कि महिलाओं को एजुकेटेड किया जाए। उनकी एजुकेशन होगी तो वो उसकी महत्वता को समझेंगी और तभी वो आगे आएंगी। कहते हैं कि अगर आपके पास शक्ति की कमी है तो विश्वास किसी काम का नहीं होता। अगर हमें विश्वास है तो हमें शक्ति भी देना होगी। महिलाओं को हम जब शक्ति देंगे, और शक्ति कैसे आएगी? आरक्षण से भी महिलाओं को सशक्तिकरण मिलेगा, वो आगे आएंगी और राजनीति में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा ले सकेंगी। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की इन पंक्तियों के साथ हम कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाएंगे। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी। तो आज हमने झांसी के विकास को लेकर, बुंदेलखंड के विकास को लेकर काफी परिचर्चा की। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार तक, राजनेताओं तक ये बातें जरूर पहुंचेंगी। सहारा प्रणाम।